वेलकम बैक गाइस। आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक झक्कास मानवा लेके आ चुका हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, एक प्रीस्ट दरवाजा खोलता है और वो कहता है यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, वो आ गया है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। दूसरा प्रीस्ट पूछता है आखिर है कौन वो। तो पहला प्रीस्ट कहता है क्या तुमने वो अफवाहें नहीं सुनी, वो लीकेन स्लॉटरर, वैम्पायर किलर और मास्टर ऑफ ब्लू डीमंस, वो अपने अनडेड्स के साथ इसी तरफ आ रहा है और डार्क ऑर्डर्स को जाने देने का उसका कोई इरादा नहीं है। तभी बाहर लीकेन भी अपनी अनडेड आर्मी के साथ आ चुका है और वो अपनी अनडेड आर्मी को ये हुक्म देता है कि यहाँ के सभी लोगों को मार दो। अंदर ये दूसरा प्रीस्ट कहता है हे तुम उससे इतना क्यों डरते हो, हमारे पास यहाँ का सबसे बेस्ट होली नाइट ऑर्डर है। पर ये सबऑर्डिनेट प्रीस्ट कहता है कि आप जिस होली नाइट ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो पहले ही ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं और अब वो हमें हंट करने के लिए आ रहे हैं। इस तरफ लीकेन अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और ये सुनते ही पूरी आर्मी बिना किसी एजिटेशन के आगे बढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ आगे बढ़ते हुए बहुत जोरों से दहाड़ रहे थे, इससे ये दोनों प्रीस्ट भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पीछे एक ट्रांसपेरेंट कांच सी दीवार थी जो कि धीरे धीरे करके पूरी तरह से टुकड़ों में टूट जाती है, जो कि इन ज़ॉम्बीज़ के लिए एक ओपनिंग क्रिएट करती है। ये अंडर्स दहाड़े मार के इन प्रीस्ट की तरफ ही आगे बढ़ जाते हैं और बिना किसी दया के बहुत ही ब्रूटली तरीके से एक प्रीस्ट को मार देते हैं। बचा हुआ प्रीस्ट भी दया की भीख मांगने लगता है और वो मन में सोचता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, अनडेड मॉन्स्टर्स को तो हम जैसे नेक्रोमेंसर्स की बात माननी चाहिए ना। अब लीकेन आके इस प्रीस्ट के हाथ को ही तोड़ने लगता है, जिससे ये बहुत जोर जोर से चीखें लगाने लगता है और अपनी कांपती आवाज में कहता है ये तो तुम हो, भले ही तुम हमें रोकने के लिए कितनी ही ज्यादा मेहनत कर लो, गॉड हमें जरूर बचाएंगे और हमें एक नई जिंदगी देंगे। लीकेन सीधा अपनी गन इस प्रीस्ट के सर पे पॉइंट कर देता है और वो कहता है नई जिंदगी, चलो मैं तुम्हें देता हूँ। और वो अपनी गन को सीधा ही शूट कर देता है। ये प्रीस्ट फील कर पाता है कि मेरी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जी घुस रही है। फिर लीकेन अपनी गन में और ज्यादा डिवाइन पावर इकट्ठी करते हुए कहता है कि अब भगवान की ब्लेसिंग तुम्हें हेल तक लेकर जाएगी। और वो इसे शूट कर देता है। चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइट फैल जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। किसी कैसल के सामने कुछ लोग बात कर रहे थे, क्या तुमने वो अफवाहें सुनी है कि सेवंथ प्रिंस को यहाँ से एग्जाइल कर दिया है, ये तो होली एम्परर की किंगडम पे एक धब्बा है, होली एम्परर के रूल के अंडर ऐसा घटिया सा इंसान पैदा ही कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि इसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है और वो किसी नियमों का पालन नहीं करता। एक दरवाजा झटके से खुलता है और कोई पूछता है कि आर्च बिशप को क्या हुआ। कोई बताता है कि ये इंसिडेंट इसीलिए हुआ क्योंकि वो आर्च बिशप की डॉटर को हैरेस कर रहा था। पर फिर भी अगर वो नॉर्मली थोड़ी बहुत पनिशमेंट को एक्सेप्ट भी कर लेते तो सब कुछ नॉर्मली ही जाता। पर उन्होंने आर्च बिशप के क्वार्टर में तबाही मचा दी और वहां लिख दिया कि ये गायन के एक स्लेव हैं, इसने एम्परर को पागल कर दिया, मतलब गुस्सा दिला दिया। इसीलिए एम्परर ने प्रिंस को सजा के तौर पे लैंड ऑफ द डेड स्पिरिट्स में भेज दिया। एम्परर ने इसे इस जगह इसीलिए भेजा था ताकि वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर सके, पर वो यहाँ पर भी अपनी कचरे हरकतें ही करता रहा। और एक लड़की ने जब उसे रिजेक्ट कर दिया तो इसने खुद से सुसाइड ही कर लिया, पर किस्मत से एक कुर्सी से गिरने के बाद वो जिंदा हो गया। पर यहाँ अजीब चीज ये है कि वो अब पूरी तरह से बदल चुका है और अब वो बिना कोई परेशानी खड़ा किए मोनेस्ट्री में पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं। टाउन के सभी लोग अब उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब भी उस पर शक करते हैं, क्योंकि कोई एकदम से तो इतना नहीं बदल सकता। लोग रूमर्स बना रहे हैं कि अब उसकी बॉडी के अंदर एक डीमन रहता है क्योंकि उसने गॉडेस का अपमान किया था, या फिर प्रिंस ने एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ प्रिंस अपने सामने खड़े कुछ लोगों से कहता है कि अब सच सच बताना, तुम अब इसके बारे में क्या सोचते हो। और सामने होता है एक अनडेड और जैसा कि तुम सोच ही सकते हो वो अनडेड सर हिला के गुरुक गुरुक करके जवाब देता है। अब ये प्रिंस इस अनडेड की भाषा को डिकोड कर ही रहा था, तभी उसके सामने इसकी खुद की स्टेटस विंडो खुल जाती है। इसका नाम है एलन एल्फोल्स, उम्र 16 और ये वही एक्साइल्ड सेवंथ प्रिंस हैं जिनकी क्लास एक नेक्रोमेंसर है। फिर प्रिंस उस स्क्रीन को गायब करते हुए कहता है हाँ तुझे यहाँ आने को किसने बोला, जब देखो तब कहीं से भी पॉपअप कर जाती है। और वो सोचने लगता है कि ये सारी अफवाहें इसीलिए फैल रही हैं क्योंकि यहाँ लोगों ने मेरे अनडेड्स को घूमते हुए देख लिया है। इससे प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो एक गहरी सांस भरते हुए कहता है अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो लोग मुझे एक हेरिटिक होने का झूठा इल्जाम लगाने लग जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तब मैं क्या करूंगा। आखिर सच्चाई तो यही है कि मैं एलन एल्फोल्स नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक कोरिया का रेसिडेंट हूँ और एक्सीडेंटली यहाँ होली एम्परर का यूजलेस ग्रैंडसन बन गया और अब इस बॉडी में आते ही मेरे सर पे फांसी का फंदा लटक
टकराए, पर वो इन यूजलेस अनडेड्स के ऊपर ये स्क्रीन देख सकता है और वो अपनी नेक्रोमेंसी की स्किल का इस्तेमाल करके इन अनडेड्स को अपने वश में भी कर सकता है। इसीलिए वो इन स्किल का इस्तेमाल करके कब्रों की खुदाइयां करता है और इसे लोग यहाँ पाप समझते हैं और वो बिल्कुल ही इसके पागलों की तरह खिलाफ हैं। एलन भी इसके लिए पहले तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, पर फिर वो इससे यूज्ड टू हो गया और वो इसका इस्तेमाल करने लगा। और एलन इन ज़ॉम्बीज को कब्रें खोदता हुआ देखता है और वो कहता है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक ज़ॉम्बी किसी की बॉडी को अब 7 फीट जमीन के नीचे गाड़ देते हैं और वो धीरे धीरे करके अपना टास्क फिनिश करके एक अच्छी सी टूम बना देते हैं। एलन कहता है कि आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा था और ये ज़ॉम्बीज भी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल के हाँ करते हैं। बट देन एलन कहता है कि अब तुम्हें गुड बाय कहने का समय आ गया है। ये सुन के सारे ज़ॉम्बीज इस पे भड़कने लगते हैं, वो इस पे गुस्सा करने लगते हैं। तो एलन कहता है शांत हो जाओ। एक ज़ॉम्बी तो गुस्से के मारे बिल्कुल लार टपका रहा था, वो बिल्कुल ही अब धोखेबाजी करने वाला है ऐसा लग रहा था। पर अपना एमसी समझाता है मेरी पिछली जिंदगी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी जिंदगी में शांति से बिताऊं। और वो इन ज़ॉम्बीज के ऊपर अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल करता है, पर वो ज़ॉम्बीज तो बढ़िया सनग्लासेस लगा के बैठे थे। और प्रिंस कहता है कि मेरे ख्याल से अब मैं तुम लोगों के साथ इतना रह के थोड़ा बहुत क्लोज हो चुका हूँ, तो मैं अब तुम लोगों का भी अच्छा ध्यान रखूंगा। फिर एलन अपना सवाल नीचे रख के कहता है ये अच्छा था। फिर ये ज़ॉम्बीज अपना थम्स अप दिखा के इससे कहते हैं गुरु 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 गुरु। फिर एलन कहता है ठीक है तो चलो अब काम पे लगो। और अब सनसेट हो चुका है और ये लोग अब भी काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ ग्रेव डिगर्स मतलब कब्र खोदने वाले वो कहते हैं क्या तुमने कुछ सुना? पर ये गाड़ी खींचने वाला कहता है कि बात करना बंद करो और मुझे धक्का देके थोड़ी सी मदद करो। क्या तू चाहता है कि तेरा भी हाल इन्हीं दोनों की तरह हो? इसीलिए हमें जल्द से जल्द प्रिंस तक पहुंचना पड़ेगा ताकि हम उनसे इस श्राप का कोई सॉल्यूशन पा सकें जो कि इस विलेज में पूरी तबाही मचा रहा है। और एक पर्सन अपनी लाल खतरनाक आंखों से दरवाजे से कुछ तो झांकने की कोशिश कर रहा था। कोई पूछता है क्या ये दोनों आखिरी लाशें हैं? तो ये ग्रेव डिगर्स बताते हैं हाँ ऐसा लगता तो है, बाकी सब तो क्योंकि भाग गए थे। हाँ पर एक ग्रेव डिगर पूछता है कि क्या प्रिंस गांव में आ सकते हैं? तो एलन पूछता है क्यों? तो अब ये विलेजर्स पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि विलेज पूरी तरह से खत्म होने लगा है और हम प्रिंस के साथ ही सेफ रहेंगे। पर यहाँ एलन सोच रहा था कि ये प्रिंस खुद सेफ नहीं है, पर ये लोग फिर भी इससे चिपकते हुए इससे भीख मांगने लगते हैं। वो इसे चलने को कहते हुए पूछते हैं कि हमें भी कुछ हो गया तो क्या होगा? और वो कहते हैं कि हम आपके साथ ही सेफ रहेंगे। पर यहाँ एलन सोच रहा था कि यहाँ जरूर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और अब दूसरी तरफ इसी विलेज में एलन दोनों ग्रेव डिगर्स के साथ आ चुका है और इन्हें ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है। एलन का पांव पानी के एक गड्ढे पे पड़ता है जिसपे ये लोग समझाते हैं कि पानी पड़ने की वजह से यहाँ थोड़े बहुत गड्ढे हो गए हैं तो इन्हें संभल के चलना है। पर एमसी इन्हें चिल्ला के दूर हटने को कहता है, पर ये ग्रेव डिगर्स भी चिपको होते हैं और वो कहते हैं कि हमें अपने लकी चार्म को अपनी बॉडी से लगा के ही चलना चाहिए। तो एमसी चिल्ला देता है क्या मैं तुम्हारा लकी चार्म हूँ? देन एलन आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपना समय वेस्ट करने की वजह यहाँ के घरों को चेक करता। पर तभी ये लोग कुछ आवाजें सुनते हैं जैसा कि कोई वहां से बहुत तेजी से गुजरा हो। तो सभी लोग अब सोचने लग जाते हैं कि वो क्या था। पर एलन कुछ बिना सोचे सीधे आगे बढ़ने लगता है चेक करने के लिए, जो उसके सबऑर्डिनेट को इंप्रेस कर देता है। पर फिर भी वो लोग भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज मत जाओ वहाँ। पर एमसी सोचता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पूरी तरह से श्योर है कि यहाँ कुछ तो था। ये एक छोटी सी प्रेजेंस थी पर इसमें भी मुझे मर्डरस ऑरा फील हो रहा है। तभी इसे पीछे से चींची की आवाज आती है। ये फटाक से पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक चूहा और उसका बिल था। वो चूहा आगे आके इसके ऊपर चींची कर रहा था। पर अपना एमसी सोचता है क्या ये क्या चीज है, क्योंकि एमसी बस वो छोटा सा चूहा नहीं उसकी लाल खतरनाक आंखें भी देख पा रहा था। पर पीछे उसके सबऑर्डिनेट कहते हैं ये तो बस एक छोटा सा चूहा है। हाँ पर तभी उसके पीछे पूरी की पूरी चूहों की आर्मी आ जाती है और अब ये पूरा चूहों का झुंड सामने जिंदा एलन को देख के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और ये एलन देखता है क्या ये क्या ज़ॉम्बी रेड्स, और ये चूहे अब उसके कपड़ों में भी घुसने लगते हैं। और एमसी अपने सवल से इनको दूर करते हुए कहता है कि इन्हीं की वजह से ये विलेज तबाह हो रहा है। फिर वो अपने सवल के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वो उसे स्विंग करते हुए जमीन पे मारता है तो सारे रेड्स वहां से ही मरने लगते हैं और वो नीचे गिरने लगते हैं। पर एलन कुछ देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये सारे चूहे अपने साथियों को मरा हुआ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये देख के एलन चिल्लाता है वेट ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। पर चूहों को कौन सा इसकी भाषा समझने वाली है, वो तो पूरा इसके ऊपर रस करते हुए इसे नीचे गिरा लेते हैं और एमसी की भी इससे गालियां निकलने लगती हैं और उसका सवाल पानी से भरे हुए एक गड्ढे में जाके गिरता है और बिल्कुल तरी में जाके रुक जाता है। अपना एमसी चिल्लाता है कमीनो हमला करना बंद करो। तभी उसका सवाल जोरों से चमकने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि अब तुम एक
स्किल का इस्तेमाल कर रहे हो। और एमसी अनकॉन्शियसली पानी को कंट्रोल करते हुए उन चूहों को मारने लगता है, पर यहाँ एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसको कंट्रोल कर रहा है। सिस्टम बताता है ये स्किल है स्वॉम्प ऑफ डेथ। तो अपना एमसी कहता है क्या स्वॉम्प ऑफ क्या? तभी पीछे से वो ग्रेव डिगर्स प्रिंस को ढूंढ लेते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ इतने सारे चूहे क्या कर रहे हैं। पर एलन अभी मैजिक के बारे में सोच रहा था। ये ग्रेव डिगर्स नोटिस करते हैं कि ये पानी से भरा हुआ गड्ढा अब एक होली वाटर में बदल चुका है और वो कहते हैं कि ये तो सच में होली किंगडम के प्रिंस कहलाने के लायक हैं। इन्होंने इन रेड्स को प्योरीफाई कर दिया। ये रेड्स जरूर इस डिसीज के कॉज होने चाहिए। पर यहाँ एमसी पानी में अपने सवाल निकालते हुए सोचता है कि घंटा का प्रिंस, मुझे खुद अभी पता चला है कि मैं नेक्रोमेंसी के अलावा कोई मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं तो नेक्रोमेंसी स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, पर इसने तो यहाँ सब कुछ प्योरीफाई कर दिया। मेरी पूरी बॉडी होली एनर्जी से भरी हुई है क्योंकि मैं होली एम्परर का ग्रैंडसन जो हूँ, और इसीलिए मेरी सारी स्किल्स होली स्किल्स में कन्वर्ट हो गई हैं। होली ब्लड, होली नेक्रोमेंसर। और अब जाके उसे याद आता है कि मेरे सारे ज़ॉम्बीज इसीलिए बहुत ज्यादा दयालु एक्ट कर रहे थे। तभी कोई अजीब अजीब सी आवाजें लगा के एमसी को बुलाने लगता है। तो एमसी भी उसकी तरफ देखता है तो एक लड़की होती है, वो ज़ॉम्बीज की तरह चल के आ रही थी। ये ग्रेव डिगर्स इस लड़की को पहचान जाते हैं और वो कहते हैं ये तो हमारे पड़ोस में ही रहती है, इसका नाम शार्लेट है। हमें तो लगा था इस गांव में सभी लोग मर चुके हैं, पर शायद ये बच गई। इन्हीं में से ग्रेव डिगर कहता है शार्लेट ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो, इधर आओ, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? पर शार्लेट तो अपने हाथ में किचन नाइफ लेके खड़ी थी। फिर हमें कुछ खून के धब्बे दिखाए जाते हैं और हमें दिखाते हैं ये लड़की फुल स्पीड में भाग भाग के इन दोनों पे हमला करके सीधे ही अपने प्रिंस के सामने आ गई थी। लाल आंखों के साथ पूरे गुस्से में अपनी सारी ताकत से एमसी के ऊपर हमला करती है, पर एमसी भी अपनी सवाल के साथ खुद को डिफेंड करने की कोशिश करने लगता है। और वो भी इसकी लाल आंखें देख के ये समझ जाता है कि ये एक ज़ॉम्बी गर्ल है। यहाँ इसके सवाल में भी क्रैक्स आने लगे थे, इसीलिए वो पीछे हटने लगता है। पर फिर ये देखता है कि ये तो हमले के लिए किचन नाइफ का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा लगता है ये अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी है। फिर ये लड़की खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए दांत पीसने लगती है और वो वहीं पे रोते रोते गुर्र गुर्र करने लगती है और वो अपनी हल्की आवाज में कहती है मॉम डैड कहाँ हैं आप? और ये सुन के प्रिंस भी समझ जाता है हाँ एक और सैड स्टोरी। तभी ये ज़ॉम्बी गर्ल फिर से फुल फोर्स के साथ प्रिंस पे हमला करने लगती है और प्रिंस अपने सवल से डिफेंड करने लगता है। तभी उसके सवल में से अजीब सी लाइट चमकने लगती है और इस लाइट को देख के ज़ॉम्बी गर्ल फिर से अपने दांत पीसने लगती है और वो लाइट सीधा ही इसकी बॉडी को जलाने लगती है। और अपना एमसी समझ जाता है कि होली पावर के कांटेक्ट में आते ही इनकी बॉडीज जलने लगती हैं। और अपना एमसी सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही हमला करता रहा तो मैं तो इसको बस नुकसान ही पहुंचाऊंगा। तो देन वो इस लड़की को लेता है और अपनी प्योर होली वाटर में ही डुबोने लगता है। इससे वो लड़की और भी जोर जोर से दहाड़ने लगती है और वो रेसिस्ट करने की कोशिश करती है। तो अपना एमसी चिल्लाता है थोड़ा सहन कर लो लिटिल गर्ल, मुझे अभी पता नहीं है कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। पर शार्लेट इस पानी को रेजिस्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती और वो धीरे धीरे करके पानी में ही डूबने सी लगती है। और अपना एमसी भी एक राहत की सांस लेता है और थोड़ी देर के बाद हमें उसकी बॉडी पानी पे तैरती हुई नजर आती है और अब उसकी आंखों में ज़ॉम्बीफिकेशन का कोई साइन नजर नहीं आ रहा है। फिर हमारा सीन कुछ समय के बाद आ जाता है। यहाँ कुछ गाँव वाले अपने एमसी से कहते हैं कि आपने उन चूहों को प्योरीफाई किया, उस लड़की शार्लेट को भी बचाया, प्लीज हमारी भी मदद करें। पर अपना एमसी कहता है कि मैंने किसी को नहीं बचाया। लोग प्रिंस से और सवाल करने लगते हैं, पर प्रिंस अपनी किताब बंद करता है और स्टाइल से कहता है कि वो लड़की मर चुकी है। मेरा बस खून होली एम्परर से मिलता है, बाकी मेरे पास और कोई एबिलिटीज नहीं है। आखिर मैं कैसे लोगों को बचा सकता हूँ? तो सभी गाँव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं हाँ अब हमारे विलेज का क्या होगा? हम बड़ी आशा लेके यहाँ आए थे कि कोई हमें मदद कर सकता है। और एमसी एक सांस छोड़ते हुए कहता है क्या इन लोगों ने कान सुन लिया कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ? तभी एक बंदा प्रिंस को ऑयल लगाते हुए दरवाजा खोलता है और वो खुशी से चिल्लाता है कि प्रिंस आपकी वजह से अब शार्लेट जाग चुकी है, वो बहुत थकी हुई लग रही थी तो मैंने उसको फिर से सोने के लिए बोल दिया है। पर वो सामने इतने सारे गेस्ट को देखता है तो वो कहता है ओ प्रिंस लगता है आपके पास कुछ ज्यादा ही गेस्ट आए हुए हैं। पर ये गेस्ट अब बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और वो गुस्से में अपने प्रिंस की तरफ देखते हैं। तो प्रिंस भी समझ जाता है कि अब तो मदद करनी पड़ेगी और वो खड़े होते हुए कहता है चलो अब जबकि मेरे पास तुम लोगों से थोड़ी सी ज्यादा डिवाइन पावर है तो मैं मदद कर ही दूंगा, पर मेरे पास भी कुछ कंडीशंस हैं। तभी प्रिंस इन लोगों का जो मुखिया जैसा लग रहा था उसकी स्टेटस विंडो देखता है। नाम पार्लोक, उम्र 75 साल, स्पेशलिटी फार्मिंग ट्रिक्स, और अपने एमसी के ऊपर इसका थोड़ा बहुत शक हो रहा है। ये देख के अपना प्रिंस सोचता है इंटरेस्टिंग, मैं तो सब कुछ देख पा रहा हूँ। ये देख के एमसी सोचता है कि ये पार्लोक मुझसे ही मदद मांगने के लिए आया और मुझे ये कचरा प्रिंस समझता है। फिर वो एक गहरी सांस भरते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ सिंपल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, मैं कोई वॉलंटियर वर्क नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे पैसा और सप्लाई चाहिए रिटर्न में। और दूसरी, ये कैथेड्रल को तुम्हें पूरा फिक्स करना पड़ेगा। तो सब लोग बोलने लग जाते हैं क्या ये पूरा? ये सुन के एमसी तुरंत पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है हे मैं ये सब कुछ तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए कर रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं चाहिए। तभी फिर लोग चिल्लाने लग जाते हैं अरे चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है मैं कर लेंगे, सब करेंगे हम। ये सुन के प्रिंस कहता है ठीक है। तो अब आखिरी कंडीशन, ये सुन के तो सबका चेहरा उतर जाता है और वो कहता है क्या एक और कंडीशन है? और प्रिंस कहता है हमारी इस ट्रेड के बारे में होली नाइट्स को पता नहीं चलना चाहिए। तो सभी लोग इस पे हाँ कर देते हैं और एमसी मन में सोच रहा था कि अगर इसके बारे में रॉयल फैमिली को पता चला तो मैं थोड़ी परेशानी में पड़ सकता हूँ।
और लोग फिर आपस में बात करने लगते हैं और अपना प्रिंस सोचता है कि कैथेड्रल अब फाइनली थोड़ी यूजफुल प्लेस बनेगी। और ये लोग कह रहे थे कि इस विलेज में 30 लोगों की बॉडी ज़ॉम्बीज बन चुकी है, तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ, 30 लोग तो कुछ ज्यादा नहीं है। देन अपना एमसी कहता है तो सभी लोग अब तैयार हो जाओ और अपने अपने गियर्स रख लो, तुम लोगों ने मुझे ज़ॉम्बीज से डील करने का बोला है, तो अब तुम लोग कोई खड़े रह के देखोगे क्या? मैं तुम लोगों के लिए प्रेयर करूंगा और अब तुम लोग जाके ज़ॉम्बीज को मारोगे। ये सुन के सभी लोग एमसी को डीमन डीमन कह के बुलाने लगते हैं और ये लोग भी डीमन कह रहे थे। तभी पीछे से इन लोगों को ज़ॉम्बीज की आवाजें आने लगती हैं और ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं, क्या है ज़ॉम्बीज? ज़ॉम्बीज यहाँ पहले ही आ गए। सभी लोग कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। प्रिंस चिल्लाता है कि जाके स्टोरेज में से भी अपने लिए हथियार ले सकते हो और जरूरत पड़े तो झाड़ू से भी हमला करो। फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं और इतनी बड़ी ज़ॉम्बी की आर्मी खड़ी है सामने सामने और अंधा भी ये देख के बोलेगा कि ये बिल्कुल भी 30 तो नहीं हो सकते। और ये सारी आर्मी आगे बढ़ने लगती है अपने चेहरे पे बिना किसी इमोशन के, सिर्फ खून की प्यास लिए दहाड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। प्रिंस खिड़की से देखता है तो वो चिल्लाता है, अबे ये 30 किस एंगल से दिख रहे हैं चीफ? तो चीफ कहता है आई एम मैं ओह माय बैड, मैंने भागते वक्त अच्छे से ध्यान नहीं दिया। ये देख के एमसी इस पे भड़क जाता है, वो कहता है बुड्ढे क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? फिर सभी लोग ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगते हैं और हमारा एमसी भी ज़ॉम्बीज के झुंड के बीचों बीच सबसे लड़ रहा है। वो अपने सवाल से खुद को डिफेंड करता है, देन अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है स्वैम्प ऑफ डेथ। वो होली वाटर की एक लहर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ ही मारने लगता है। वो ज़ॉम्बीज भी बस चिल्लाते ही रह जाते हैं और वो वहीं पर ही मारे जाते हैं। प्रिंस भी बस अपने दांत पीसते हुए ये देखता है और फिर वो याद करता है इस वर्ल्ड में आने से पहले ही मैं एक नेक्रोमेंसर था, तो इन स्किल का इस्तेमाल करना मेरे लिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। और फिर वो अपनी पुरानी जिंदगी की छोटी सी कहानी बताता है। एक समय पे वर्चुअल रियलिटी गेम वाले अपने गेम की टेस्टिंग के लिए कुछ लोगों को बुला रहे थे, तो मैंने भी उसके लिए वॉलंटियर किया थोड़े से पैसे कमाने के लिए। वहां मैंने उसमें नेक्रोमेंसर क्लास को चूज किया था और बदकिस्मती से मुझे लगा कि मैं बिजली के झटकों से वहीं पर ही मर चुका हूँ। मैंने अपने जले हुई शरीर की गंध सूंघने के बाद तुरंत ही अपनी कॉन्शियसनेस खो दी और मैं जब जागा मैं यही था इसी बॉडी में। और वो यहाँ इन सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए सोचता है कि लकीली मेरे गेम के सारी स्किल्स भी मेरे साथ यहाँ ट्रांसफर हो गई हैं, पर यहाँ मेरी डिवाइन पावर ने मेरी सारी स्किल को बदल दिया है और इस डिवाइन पावर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब भी मैं किसी स्किल का इस्तेमाल करता हूँ मेरी डिवाइन पावर भी बाहर निकलने लगती है। क्या ये किसी तरीके से फिक्स हो सकती है? तभी पीछे से कोई चिल्लाता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अपना एमसी भी मुड़ के देखता है उसकी तरफ। उसके पीछे एक बहुत ही डरा हुआ और घबराया सा बंदा था। वो कांपती आवाज में कहता है, नहीं मैं इसे और नहीं कर सकता, मुझे पता है ये सारे ज़ॉम्बीज हैं, पर मुझे इन ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच में अपनी वाइफ भी दिख रही है। उसकी इमेजिनेशन में वो ज़ॉम्बी वुमेन इसके पास आती है और उसके मुंह पे प्यार से हाथ रखती है, वो घर घर करती है प्यार से और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर यहाँ रियलिटी में वो ज़ॉम्बी वुमेन तो काटने के लिए इसको आ रही थी, पर किस्मत से वहीं प्रिंस आता है और एक ही लात मुंह से दूर मार के भगा देता है। तो उसका हस्बैंड चिल्लाता है, हनी। अपना एमसी कहता है वो पहले ही मर चुकी है, तो अब ये ओवर थिंकिंग करना बंद करो। तो उसका हस्बैंड एमसी पे चिल्लाने लग जाता है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। पर अपना एमसी सवाल उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, जरा उसकी तरफ ध्यान से देख, उसकी बॉडी सड़ रही है, उसकी सोल ने रास्ता खो दिया है। अगर तू चाहता है कि इस टॉर्चर को वो हमेशा के लिए बर्दाश्त करती रहे तो अभी के लिए भाग जा, और अगर तू नहीं चाहता तो रोना बंद कर और मार उसे। पर अपना एमसी समझा रहा है उसके पीछे ही एक ज़ॉम्बीज का बहुत ही बड़ा झुंड उसे मारने के लिए आ रहा है। जैसे तैसे करके एक अटैक से तो डॉज करता है, पर दूसरे अटैक को वो डॉज नहीं कर सकता और उसकी आंखों में खौफ अब साफ साफ नजर आने लगता है। पर तभी एक मसीहा आसमान से आता और सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराता है। एक ही पंच में उसने आसपास की जमीन को तोड़ के रख दिया था और वो खड़े होकर अपने एमसी से बड़ी स्टाइल से पूछती है कि प्रिंस क्या आप ठीक हो? फिर हमें इस लड़की के पास्ट के बारे में बताते हैं। ये लड़की बताती है कि ऑटम एंड विंटर ये बीमारियों का सीजन होता है और मैं ये सोचती थी कि ये सब इसीलिए होता है ताकि हम अगले साल हेल्थी रह सकें। मेरी मदर ने मुझसे जो कहा मैंने उस पर तुरंत ही भरोसा कर लिया था, पर एक दिन वो ऐसे ही चूहों को बाहर देखती है और वो मॉम डैड को आवाज लगाते हुए सीधा घर में जाती है और वो कहती है कि मॉम डैड वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ रहे हैं, वो बहुत ही अजीब से दिख रहे हैं। वो कहती है कि सबकी लाल आंखें हैं, पर वो वहीं पे ही रुक जाती है क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि एक बच्चे को नहीं देखना चाहिए। उसने देखा कि उसके फादर उसकी मदर को ही खा रहे थे और उसकी मदर कांपती आवाज में कहती है, शार्लेट भागो, तुम्हारे फादर। और यहाँ उस लड़की को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो कहती है मॉम डैड नहीं, और वहीं उसके फादर की गर गर करके आवाजें तेज होने लगती हैं और तभी उसकी मदर भी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये भी दहाड़ते हुए सीधा इसी लड़की की ओर देखने लगती हैं। और ये लड़की सोचती है कि अब मुझे इसके आगे कुछ ठीक तरीके से याद नहीं है। बाहर बहुत बड़ा चूहों का झुंड था और अंदर मेरे मम्मी पापा मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे उनसे बचने के लिए घर में जो
जो मिला मैंने उसी का इस्तेमाल किया। और फिर मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये घटना थोड़ी ट्रेजिडिक है, तो 18 साल की उम्र के बाद वाले ही लोग सुने। उस लड़की ने अपने ही मदर फादर को ब्रूटली मार दिया था। उस लड़की के इमोशंस पूरी तरीके से खत्म से होने लग गए थे, उसकी आंखें बिल्कुल ही नम हो गई थी। और वो बताती है कि इसके बाद इस विलेज के सारे ही लोग ऐसे ही अजीब से क्रीचर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगे। वो चूहे जो मुझे खाने के लिए हमेशा कोशिश किया करते थे, अब वो मुझे भी इग्नोर करने लगे थे। तो क्या इसका मतलब मैं भी अब इन्हीं में से एक बन चुकी हूँ? हाँ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है मुझे बचाने के लिए, पर फिर भी कोई कोई एक पर्सन मुझे बचा लो। फिर इसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल ही खत्म सी होने लगती है और सीधा उसी समय पे आती है जहां पर अपना एमसी इसको डुबो डुबो के बचा रहा था। वो धीरे धीरे करके आंखें खोलने लगती है और वो देखती है कि अपना एमसी चिल्ला रहा है, थोड़ा सब्र रखो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। और फिर धीरे धीरे करके उसकी ये आंखें भी बंद होने लगती हैं। फिर वो एकदम से अपनी लाल लाल रूबी जैसी आंखें खोलती है और वो बहुत जोर जोर से हाँफने लगती है। वो लड़की सोचती है आखिर वो कौन था और ये कैसी मेमोरी है। और तभी कोई कहता है तुम जाग गई। तो ये लड़की भी खड़े होने लगती है और अपना माथा पकड़ के कहती है मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसके सामने जो वैद्य खड़ा हुआ था, मतलब कि कोई डॉक्टर होगा उस टाइम का, वो कहता है प्रिंस ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखूं और बाहर ज़ॉम्बी से तो थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे बात करो। तो ये लड़की भी सोचती है क्या प्रिंस ज़ॉम्बीज। तभी वो बाहर देखती है खिड़की में अपना एमसी अब भी उस हस्बैंड को कह रहा था रोना बंद करो और मारो इन्हें। और ये लड़की देख लेती है कि अपने एमसी की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं और ये लड़की कहती है प्रिंस पीछे देखो। पर ये लड़की को कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे बोलूं और वो मन में सोचती है क्या ये वही लड़का है। फिर ये बिना कुछ सोच समझे सीधा खिड़की को खोलती है और एकदम से ऊपर से कूदने लगती है। वो वैद्य इसको रोकने की कोशिश करता है पर ये लड़की सीधा खिड़की से ही छलांग लगा देती है। और अब हम उसी सीन पे जाते हैं जहां पर अपने एमसी को ज़ॉम्बीज खत्म करने ही वाले थे। तभी वो लड़की एकदम से आती है और वो एकदम बालवीर स्टाइल एंट्री मारते हुए जमीन तोड़ देती है, सारे ज़ॉम्बीज को इनसे दूर कर देती है। अबे यार क्या मैं भी बालवीर से कंपेयर कर रहा हूँ इसको। वैसे तुम लोग बताओ कि बालवीर कौन देखता था बचपन में। चलो देखते हैं कि बचपन में कौन कौन बालवीर देखता था। मैं तो देखता था पर अब तो वो बिल्कुल ही लोकल लगता है भाई, बिल्कुल क्रेज हट गया उस पे से। यहाँ ये लड़की झांसी की रानी बन के अपने गंगाधर राव को बचा लेती है और वो पीछे मुड़ के कहती है प्रिंस गंगाधर राव क्या आप ठीक हो। और यहाँ चारों तरफ वो फूल खिलने लगते हैं, चांद सितारे चमकने लगते हैं। पर एक मिनट, हमारे गंगाधर राव का सर कहाँ है? ओ है शायद पिछले वाले पैनल में हमारी झांसी की रानी इमेजिनेशन कर रही है, उसके अंदर अपने एमसी का सर ही नहीं है। यहाँ हमारा प्रिंस घबराते हुए सोचता है नो वे ये क्या है। और हमें दिखाते हैं कि इस लड़की ने खुद से अकेले के दम पे ज़ॉम्बीज की लाशों का एक बहुत ही बड़ा ढेर लगा दिया। और अपना एमसी भी सोचता है इस लड़की ने ये अकेले के दम पे कैसे कर लिया। और वो पीछे देखता है कि सारे गाँव वाले उस लड़की को झूला झुला रहे हैं और उसकी हिप्पे फुर्रे कर रहे हैं। अपना एमसी सोचता है ये लोग तो बिल्कुल उसकी पूजा करने में लगे पर मैं उन ज़ॉम्बीज को रोक के रखे हुआ था। फिर एक रात की सांस लेते हुए सोचता है कि मैंने इसको ज़ॉम्बी बनने से पहले ही प्यूरिफाई कर दिया था, हो सकता है कि इसकी वजह से इसकी बॉडी थोड़ी सी पावरफुल हो गई है। पर मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि मेरी एबिलिटीज आखिर करती क्या है। देनो इन गाँव वालों के पास आता है और वो इनसे कहता है सभी लोग यहीं रुक जाओ और अपने परिवार वालों के बचे कुछ अवशेषों को ठिकाने लगा दो। मुझे पता है कि तुम लोग अभी बहुत ज्यादा थक गए हो पर अभी के लिए यही बेहतर होगा कि हम सब लोग इस काम को यही निपटा दें। ये लोग बहुत समय से दर्द में हैं, हमें जल्द से जल्द इन्हें आजाद करना चाहिए। मैं भी क्लींजिंग रिचुअल में तुम सबकी मदद करूंगा। फिर हमें बताया जाता है कि क्लींजिंग रिचुअल बहुत ज्यादा आसान है, बस इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करो और इनके लिए एक फ्यूनरल करो ताकि आत्माएं यहाँ वहाँ भटकती ना रह जाएं और उन्हें आराम मिले। यही पार्ट एक और रीजन है जिसके लिए मुझे इस जगह एग्जाइल किया गया है। लैंड ऑफ द डेड में हाई चांस है कि नेचुरली सोल्स ज़ॉम्बीज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, इसीलिए यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जो प्रेयर करके इन सोल्स को शांत कर सके। पर अब एमसी को इसके बारे में सोचने के बावजूद यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है और वो सोचता है कि अगर मैं प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में सोचूं तो अब भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ कि इतने सारे विलेजर्स एक साथ ज़ॉम्बीज बन जाएं। वेव ऑफ डेथ के आने में अब भी बहुत समय है। देन वो सामने से चीफ को आवाज लगाता है और वो कहता है चीफ क्या विलेज में सब कुछ ठीक है, क्या वहाँ कोई अजनबी आया हो या कुछ वियर्ड चीजें हुई हो। तो यहाँ चीफ कहता है नहीं वहाँ ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, पर ये महामारी पिछले 1 महीने से शुरू हुई थी। तो अपना एमसी कहता है ओ तो ये थोड़ा सा इंटेंशनल नहीं लग रहा आपको, क्या इसके पीछे कोई नेक्रोमेंसर हो सकता है। और नेक्रोमेंसर का नाम सुनते ही चीफ की फटके 64 हो जाती है, वो जोर से चिल्लाता है कि जैसे उसने सामने ही भूत देख लिया हो। सभी लोग एमसी को ऐसे देखने लग जाते हैं कि एमसी ने किसी तरह की के शैतान का नाम ले दिया हो। सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं क्या एक नेक्रोमेंसर एक ऐसा रीपर जो महामारियां फैलाता है। तो अपना एमसी कहता है नहीं मैं तो बस खुद से बात कर रहा था। पर लोग चिल्लाने लग जाते हैं क्या एक ऐसा पर्सन जो अनडेड्स को स्पिरिट्स को सील करते रहता है। बस इसके बारे में सोचने से ही मुझे घिन आने लगती है और अपना एमसी सबके ताने सुन सुन के अपने कान बंद करने लग जाता है क्योंकि एक नेक्रोमेंसर तो वो खुद है। और वो सोचता है कि अगर मेरी थ्योरी सही है तो अनडेड्स को कंट्रोल करने वाला पर्सन आसपास ही होना चाहिए। पर मैं
उस पर्सन को ढूंढूं कैसे। ये सब सोच के एमसी परेशान होने लगता है और वो कहता है जो भी अब मैं जा रहा हूँ और अब तुम लोग भी आराम कर सकते हो। तो सभी विलेजर्स एमसी को थैंक यू करते हैं। फिर प्रिंस जैसे ही अपने रूम में आता है और वो सीधा जाके बेड पे पड़ जाता है और वो कहता है हाँ अब तो मुझे आराम ही करना है, बहुत बदन में दर्द हो रहा है, ये फ्यूनरल तो सच में बहुत ज्यादा थका देने वाला था। फिर वो अपनी आंखें बंद करने लगता है। फिर एमसी को सुबह सुबह से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है और एमसी एक झटके से उठता है और वो खिड़की पे जाते हुए देखता है क्या हो रहा है यार, इतनी सुबह सुबह से कौन चिल्ला रहा है। वो नीचे की आवाजें सुनता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं ज़ॉम्बीज़ ने हमारे लोगों को किडनैप कर लिया। ये देख के तो एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या। फिर एमसी नीचे आके अपने लोगों से पूछता है क्या आप ज़ॉम्बीज़ पीपल्स को किडनैप भी करने लगे। तो विलेजर्स बताता है हाँ हमने अपनी आंखों से देखा है, इन लोगों ने कल हमारे थके होने का फायदा उठाया। फिर वो अपने पास्ट को इमेजिन करता है जहाँ पर ये लोग जा रहे थे, इन लोगों ने एक चीखने की आवाज सुनी तो ये लोग जाके देखते हैं तो वहाँ एक ज़ॉम्बी एक बंदे को उठा के ले जा रहा था। और ये लोग जब ज़ॉम्बी के कंधे पे ध्यान से देखते हैं तो ये लोग समझ जाते हैं कि तो हमारे पड़ोस में ही रहने वाली मोरियन है। तो अपना एमसी कन्फ्यूजन पूछता है क्या कौन मोरियन। तो ये बंदा बताता है कि ये वही एक लड़की है जो यहाँ पर हर्ब्स खोदती है, वो यहाँ विलेजर्स की बहुत मदद करती है, उसकी मेडिसिन में भी अच्छी पकड़ है, वो लोगों को अच्छे से ट्रीट करती है। तो अपना एमसी कहता है क्या मैं उसको जानता हूँ। तो विलेजर्स कहते हैं हाँ वो बहुत सुंदर है। ऐसे याद नहीं आएगा, मैं बताता हूँ जब आपने उसे प्रपोज किया था तो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया था। ये देख के तो अपना एमसी भी स्टंट रह जाता है। पर ये विलेजर्स अब भी नहीं रुकते और वो कंटिन्यू करते हैं कि जब उस लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने तो फांसी लगाने की। तभी अपना एमसी को रोकता है हाँ याद आ गया याद आ गया। और वो सोचता है कितना शर्मनाक है ये। फिर ये गांव वाले कहते हैं जो भी हो हमें उसे बचाने के लिए एक पार्टी तो फॉर्म करनी पड़ेगी ताकि हम उसकी मदद कर सकें। पर अपना एमसी इरिटेट होते हुए सोचता है कि ये लोग इसीलिए उसे बचाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर है। पर वो खुद से मन में कहता है कि मुझे भी जाके देखना पड़ेगा, ये मेरा भी पहली बार है जब मैं देख रहा हूँ कि कोई ज़ॉम्बी एक पर्सन को उठा के लेके जा रहा है। दोनों अपने कपड़े पहनते हुए गाँव वालों से कहता है क्या उसे ट्रैक करना पॉसिबल है। तो ये गाँव वाले कहते हैं हमारे विलेज एक हंटर सर हंस वो आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। तो प्रिंस कहता है कि ठीक है तो अभी जल्दी चलते हैं और उस हंस से भी कह दो कि जल्दी यहाँ पर आ जाए। दोनों बगल में देखते हुए ज़ॉम्बी गर्ल एमसी को बस घूरे जा रही थी, इससे एमसी कंफ्यूज होने लगता है अबे ये यहाँ पर क्या कर रही है यार। दोनों ज़ॉम्बी गर्ल और एमसी के पास आने लगती है और अपना एमसी सोचता है ओ क्या हुआ, क्या ये मुझसे नाराज है, उस समय मैंने इसे डुबो डुबो की मारने की कोशिश की थी। दोनों एकदम से यहाँ से भागने लगता है और वो कहता है सभी लोग जल्दी करो, हो सकता है कि अगर हमने इससे ज्यादा और देरी की तो हम ज़ॉम्बीज़ का फूड बन जाए, मतलब वो लड़की ज़ॉम्बीज़ का फूड बन जाए। ये लड़की कुछ कहने की कोशिश करती है पर वो एकदम से वहीं पे ही रुक जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और अब मैं इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करता हूँ क्योंकि मुझे एक नई सीरीज मिल गई और मुझे उसको एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इस सीरीज को ड्रॉप कर रहा हूँ, इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा पर उस सीरीज के बाद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और सबसे जरूरी बात क्योंकि वो एक नई सीरीज है तो हो सकता है कि और कोई मुझसे पहले एक्सप्लेन कर दे और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ही उसे एक्सप्लेन करूँ ताकि कोई और उसे एक्सप्लेन ना कर सके, ठीक है ना। तो मैं अभी उस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तब तुम लोग उसका इंतजार करो। और ये वीडियो भी अगर तुम लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में इस सीरीज के बारे में भी अपना ओपिनियन शेयर करो क्योंकि उस सीरीज के बाद में इसको भी कंटिन्यू ही रखूंगा।